चार्जेस शांत बैठे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन अब चार्जेस फ्लो करेंगे एंड फ्लो ऑफ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट्स करंट। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक धमाकेदार वीडियो। तो खत्म करेंगे हम पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ 2 वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नर हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर जो आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक हर जगह है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले नाम पे फोकस करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट बोले तो फ्लो ऑफ चार्जेस बनाता है करंट। इलेक्ट्रिसिटी बोले तो आमतौर पर हम इलेक्ट्रिसिटी वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली है क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रॉड टर्म है जो एक तरह का एनर्जी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट्स व्हाई द नेम इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तब हम बात करते हैं करंट की, वोल्टेज की, रेजिस्टेंस की और भी बहुत सारी चीज़ों की। इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो हमने 2 टर्म बहुत कॉमनली सुना होगा डे टू डे लाइफ में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोले तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है स्टेशनरी चार्जेस से, मतलब जो चार्जेस रेस्ट पर हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बोले तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है फ्लोइंग चार्जेस से, यानी कि मूविंग चार्जेस से। तो अब तो सबको समझ में आ ही गया कि हमारा एजेंडा क्या है। यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारा एजेंडा है मूविंग चार्जेस के बारे में स्टडी करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, तो फिजिक्स के टर्म्स में इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये तो हमें समझ में आ गया कि चार्ज जब फ्लो करते हैं तो वो करंट बनाता है। तो फिजिक्स के टर्म्स में हम कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। मतलब कि चार्ज जो है किस तेजी से फ्लो कर रहा है, किस रेट से फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट। अब आप बोलोगे कि मैम मुझे तो यही पता था कि चार्ज के फ्लो करने से मतलब है, क्या फर्क पड़ता है कि वो किस रेट से फ्लो कर रहा है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। एक एग्जाम्पल ले लो। मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूं, अब आपको यही लग रहा होगा कि यार मैम बस बोलती रहे, मैम के बोलते रहना ही जरूरी है, तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मान लो अगर मैं ऐसे बोलूं, flow of charges constitute current। क्या आपको कुछ समझ आया? अगर पूरे वीडियो में मैं इसी रफ्तार से बोलती रहूं आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। और वहीं अगर मैं ऐसे बोलूं, फ्लो ऑफ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट करंट, तब भी समझ में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जब मैं एक मीडियम रेट में बोलूंगी, एक मीडियम स्पीड में बोलूंगी, जैसे कि फ्लो ऑफ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट करंट, वही बोला था अभी मैंने इससे पहले भी, राइट? लेकिन क्या फर्क हो गया कि किस रेट से, किस तेजी से मेरे वर्ड्स निकल रहे थे, राइट? तो जब मैं बहुत धीरे बोल रही थी या बहुत फास्ट बोल रही थी तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, राइट? तो इसका मतलब किस स्पीड से मैं बोल रही हूं, दैट मैटर्स। ठीक उसी तरीके से कितनी तेजी से चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट ऑल्सो मैटर्स। अगर 2 कूलम का चार्ज मैं 2 घंटे में पास करवाऊं, मतलब 2 कूलम का चार्ज 2 घंटे में पास करवा रही हूं, धीरे 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 आराम आराम से, तो फील आएगी क्या 2 कूलम चार्ज के पास होने का? इतना ज्यादा नहीं, आराम आराम से हौले हौले पास होगा। लेकिन वही 2 कूलम का चार्ज अगर मैं 2 सेकंड में पास करवाऊं तो कुछ ज्यादा ही फील आ जाएगी, है कि नहीं? सो बेसिकली चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। क्यों पढ़ते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी? एग्जाम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वैसे वो भी है, बट हमारे आसपास में इतनी सारी चीजें हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि करंट फ्लो करता है एक कंट्रोल्ड वे में। स्विच ऑन किया, लाइट चालू, स्विच ऑन किया, फैन चालू, करने को कुछ नहीं है, बोर हो रहे हैं, स्विच दबाया, टीवी ऑन, राइट? तो इसका मतलब हमारे आसपास चाहे टीवी ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, या फिर जितने भी डिवाइसेस आपके घर में हैं ले लो, उन सब में क्या एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है? करंट।
और जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात आगे करेंगे, इस कहानी को जब आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि इन सब के पीछे बैटरी का एक बहुत क्रूशियल रोल होता है। और बैटरी के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है, जल्दी बताओ, मेरा लेटेस्ट वीडियो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एग्जैक्टली। तो अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले ही क्यों पढ़ा दिया, क्योंकि आगे जाके आप देखोगे कि बैटरी की बहुत सारी चीजें हैं जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ी है, वो यहाँ पर काम आने वाली है। ठीक है, तो सभी कन्विंस्ड है कि भैया करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो शुरू करें। तो करंट, जैसा कि मैंने बताया, क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, और इसका एसआई यूनिट है एम्पियर, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो अगर मैं पूछूं कि 1 एम्पियर ऑफ करंट कितना करंट होगा, मतलब 1 एम्पियर ऑफ करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सोचो, खुद से सोचो। करंट क्या है, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, सिंपल। तो अगर 1 एम्पियर करंट है, इसका मतलब है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। ठीक, तो यानी कि 1 एम्पियर इज बेसिकली 1 कूलम्ब पर सेकेंड। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब देखो, जिस तरह से हम स्पीड, वेलोसिटी, सबके केस में बात करते थे, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर करंट के केस में भी हम इन दोनों चीज़ों की बात करेंगे। एक एवरेज करंट, दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट बोले तो कि अगर मैं एक टाइम पीरियड की बात करूँ, भाई टाइम t1 से लेकर के टाइम t2 तक, तो ये जो पूरा टाइम है, दैट इज डेल्टा t टाइम पीरियड में मान लो डेल्टा q चार्ज फ्लो किया, तो फिर एवरेज करंट कितना हो गया, डेल्टा q बाई डेल्टा t, सिंपल। अच्छा, अब मैं पूछूं इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, राइट, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे। अब ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो है, इसी में अगर हम मैथमेटिकली ये मान ले कि भैया डेल्टा टी जो है ना, पहले इतना था डेल्टा टी, मतलब इतने टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो किया। अब अगर डेल्टा टी को मैं कहूँ इट टेंड्स टू 0, मतलब ये जो टाइम पीरियड है डेल्टा टी जो है वो टेंड्स टू 0, मतलब अब मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ कि भैया उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना चार्ज फ्लो किया, तो वही हो जाएगा मेरा इंस्टेंटेनियस करंट, राइट। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स याद कर लो, मैथमेटिक्स में लिमिट्स और डेरिवेटिव्स पढ़ा है मेरे साथ 11th क्लास का, नहीं पढ़ा है जाके पढ़ो। ठीक है, तो 11th के लिमिट्स में हमने पढ़ा है कि इसको हम क्या लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी। एग्जैक्टली, सो डी क्यू बाई डी टी जो है ये डिनोट करता है इंस्टेंटेनियस करंट। तो अब बात करेंगे हम करंट के डायरेक्शन के बारे में। अब ये लोग करंट के डायरेक्शन के बारे में ना शुरुआत से ही थोड़ा घपला हो गया। हुआ कुछ यूं कि इलेक्ट्रॉन के पिक्चर में आने से पहले ही काफ़ी सारे साइंटिस्ट्स ने ये एज्यूम कर लिया कि यार ये जो करंट है ना, ये बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने से एग्जिस्ट करता है। तो पहले ही उन्होंने बोल दिया कि भैया करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस की तरफ मूव करेगा। अब उसके बाद क्या हो गया, कहानी में ट्विस्ट आ गई। बाद में पता चला कि अरे भाई करंट तो एग्जिस्ट ही करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्जेस तो मूव करते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ही करंट होता है। बट अब ये पूरा क्या हो गया, खिचड़ी हो गई। तो लोगों ने बोला चलो कोई बात नहीं, काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ फ्लो कर रहा है उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन जो हम एज्यूम करते आ रहे हैं करंट का डायरेक्शन, हम उसी डायरेक्शन को एज्यूम करते चलेंगे, इसीलिए उस करंट को एक नाम दे दिया गया कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो आज की डेट में हमारे सामने सीन क्या है, सीन ये है कि हमें ये पता है कि भैया इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है इसका मतलब करंट किधर से फ्लो करेगा, इधर। तो हमने इसी को स्टैंडर्ड मान लिया कि जिस तरफ जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा। ठीक, तो इसको आप भी दिमाग में सेट कर लो। इसीलिए अगर आप कभी भी सर्किट देखो ना, तो आप उस सर्किट में क्या देखोगे कि करंट जो है ना वो उसको आप हमेशा कैसे फ्लो करवाओगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से उसको निकालोगे, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा, क्योंकि वही हमारे कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है। बढ़िया, चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि भाई ये बताओ कि करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत ही कॉमन सा सवाल है, सब आके पूछते रहते हैं कि करंट स्केलर है या वेक्टर है, क्योंकि इसमें झोल है इसीलिए सब पूछते हैं, राइट। लेकिन आप भी कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि मैम करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, हमें पता है। वैसे आंसर
पूरी तरह सही भी नहीं है और पूरी तरह गलत भी नहीं है। अब करंट के साथ थोड़ा लोचा है। लोचा क्या है? इतनी देर से मैं करंट की डायरेक्शन की बात कर रही हूं। जब करंट स्केलर क्वांटिटी ही है तो मैं डायरेक्शन की बात ही क्यों कर रही हूं, राइट? तो चूंकि मैं डायरेक्शन की बात कर रही हूं, चूंकि करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए करंट को वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। दूसरी तरफ हम नोटिस करते हैं कि करंट जो है ये वेक्टर के लॉज फॉलो ही नहीं करता है। मतलब जैसे वेक्टर के एडिशन हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से करते हैं, ऐसे ही जोड़ नहीं देते हैं उन्हें, राइट? बट करंट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। करंट को हम ऐसे ही जोड़ देते हैं, ठीक एक स्केलर क्वांटिटी की तरह, राइट? तो चूंकि करंट के साथ ये दो इश्यूज हैं कि एक तरफ तो लगता है कि ये वेक्टर होना चाहिए, दूसरी तरफ लगता है ये स्केलर होना चाहिए, तो रियलिटी में करंट एक्चुअली है एक टेंसर क्वांटिटी, ठीक है? लेकिन टेंसर क्वांटिटी अभी इस लेवल पर हम नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए एट दिस लेवल आप कह सकते हो कि करंट स्केलर क्वांटिटी है। और वो प्राइमरीली इसलिए क्योंकि करंट जो है वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो इस तरफ से आ रहा है 2 एम्पियर का करंट और इस डायरेक्शन से आ रहा है 3 एम्पियर का करंट, ठीक है? तो इस तरफ टोटल कितना करंट जाएगा? अगर मैं पूछूं आपसे कैसे ऐड करोगे? आप फटाक से बोलोगे कि मैम 5 एम्पियर का करंट जाएगा। आपने कैसे ऐड किया? 2 + 3। क्या हम वेक्टर एडिशन ऐसे करते हैं? बिल्कुल नहीं। वेक्टर एडिशन में तो हम थीटा वीटा सब देखेंगे कि भैया कैसे करना है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को लगाएंगे, है कि नहीं? बट यहाँ हमने ऐसा कुछ किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, राइट? तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता है, लेकिन इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे मान लो यहीं पर मैंने सिर्फ इस डायरेक्शन को घुमा दिया, ये जो 2 एम्पियर का करंट था इसके सिर्फ डायरेक्शन को मैंने पलट दिया। अब बताओ कितना करंट जाएगा? तुरंत आपका आंसर बदल जाएगा। कितना करंट जाएगा? 1 एम्पियर। तो इसका मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हम वेक्टर लॉज फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए आप अपने लेवल पर ये एज्यूम कर सकते हो कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगला सवाल यह आता है कि ये करंट को कैरी करता कौन है? हु कैरीज द करंट? अब भाई करंट को कैरी करना है तो इधर से उधर लेके जाना है, तो ऑब्वियसली ये काम कोई ऐसा ही कर पाएगा जो फ्री टू मूव हो। तो बेसिकली चार्जेस विच आर फ्री टू मूव वही करंट कैरी करेगा। अब ऐसे बंदे हमें मिलेंगे कहाँ पर, ऐसे चार्जेस हमें मिलेंगे कहाँ पर? क्योंकि नॉर्मली होता कुछ यूँ है कि भाई एटम या मॉलिक्यूल के अंदर अगर देखो तो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो न्यूक्लियस जो है पकड़ के रखता है इलेक्ट्रॉन्स को और इधर उधर घूमने नहीं देता है। इट्स लाइक कि मम्मी पापा ने ना एकदम स्ट्रिक्ट कर रखा है, भाई इधर उधर घूमने की परमिशन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि मेटल्स, जिसके अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। मतलब उनके ऊपर ना न्यूक्लियस का ज़्यादा जोड़ चलता नहीं है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को जो बिल्कुल बाहर की तरफ रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम कह सकते हैं कि दे आर फ्री टू मूव विद इन द मटीरियल, और बस काम बन जाता है हमारा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करते हैं? करंट को कैरी करते हैं। तो इसीलिए अगर हम बात करें सॉलिड कंडक्टर्स की या फिर मेटल्स की, तो इनके अंदर हम देखते हैं कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चार्ज कैरियर्स होते हैं, और ऐसे चीज़ों के अंदर पॉजिटिव आयंस अपनी जगह पर बैठे होते हैं, वो इधर उधर नहीं मूव करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जिन्होंने नहीं देखा है जाके देखो मज़े से, ठीक है? तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के अंदर थोड़ा अलग होता था। वहाँ पर हम क्या देखते थे? जो पॉजिटिव आयंस हैं और जो नेगेटिव आयंस हैं वो दोनों ही मूव करते हैं, वो दोनों ही करंट को कैरी करते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें NaCl की, तो Na+ और Cl- सॉल्यूशन में जाकर जो है ये दोनों ही जो है क्या है? फ्री टू मूव। तो वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों ही कंडक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल जब तक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, हमारा फोकस किस पे रहेगा? सॉलिड कंडक्टर्स पे। यानी कि हमारा फोकस ऐसे चीज़ों पर रहेगा जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो करंट को कैरी करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि ये करंट इनिशिएट होता कैसे है? मतलब ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो हमें करंट मिलता है, लेकिन ये चार्जेस फ्लो करते क्यों है? ये क्यों फ्लो करना शुरू करते हैं?
तो ये कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो देखो, कोई भी एक चार्ज है, लेट्स से ये एक चार्ज है, ये मूव कब करेगा? जब इसके ऊपर कोई फोर्स लगे। इसके ऊपर फोर्स कब लगेगा? जब मैं इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दूं। तो इसका मतलब अगर एक चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दूं तो क्या होगा? इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, F = QE। जैसे ही इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ये मूव करने लगेगा, और जैसे ही चार्जेस मूव करेंगे मुझे क्या मिलेगा? करंट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या मैजिक कर रहा है ऐसा? चलो देखें। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो चलो देखें कि हमारे कंडक्टर के अंदर का नज़ारा कैसा रहता है। आप मुझे एक बात बताओ, मान लो मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ अप्लाई नहीं किया है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किस सिचुएशन में होंगे? क्या वो ऐसे शांत बैठे होंगे? नहीं बैठे होंगे, राइट? इलेक्ट्रॉन्स क्या है? दे आर फ्री टू मूव, तो वो इधर उधर मूव कर रहे होंगे तब भी, राइट? तो उनकी जो थर्मल मोशन है वो एनीवेज कंटिन्यूड रहेगी, ठीक है। अब होगा क्या जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे रैंडमली? आप यूं सोच के देखो कि भैया अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कि भाई खुला मैदान है या फिर एक पूरा कमरा है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है इधर से उधर, ऐसा तो है नहीं। द सिचुएशन इज सच कि एक कमरा है और उसके अंदर हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन्स हैं। हजारों लाखों लोग अगर एक कमरे के अंदर भागेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे से टकराएंगे। जब उसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे क्या होगा? कोलिजन होगा। इनफैक्ट ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर भाग रहे हैं रैंडमली, ये पॉजिटिव आयंस के साथ भी टकराएंगे, हालांकि पॉजिटिव आयंस भाग नहीं रहे हैं। अब मान लो उस कमरे के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो चुपचाप चेयर पे बैठे हैं, लेकिन आसपास इतने लोग भाग रहे हैं कि कोई भी आके कभी भी टकरा जाएगा, इवन इफ मैं बैठी हूं तब भी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन वहां भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनीवेज रैंडमली भाग रहे हैं, इधर उधर कोलाइड कर रहे हैं पॉजिटिव आयंस के साथ, कोलिजन के बाद फिर से भाग रहे हैं। तो मतलब यही सब चल रहा है। कुल मिला के हो ये रहा है ओवरऑल इफेक्टिवली एवरेज अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन आगे जितना जा रहा है पीछे भी उतना ही आ रहा है। तो नेट जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं रहा है। समझ रहे हो? तो मतलब बात कुछ यूं हो रही है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन है, ये निकला ऐसे 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 घूमा घामा इधर उधर गया, वापस वहीं आ गया। सो नेट जो है वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक गया ही नहीं, और चूंकि नेट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हुआ एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए नेट करंट कितना हुआ? 0, राइट? तो बोलने का मतलब है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो क्या हुआ? कंडक्टर के अंदर करंट 0, नो नेट करंट। अब चलो देखते हैं कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब क्या होता है। अब मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ रखा है, राइट? स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो मान लो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया उसको भूल जाओ, अभी फोकस करो इस पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है पिक्चर में। लेट्स से इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है चार्ज, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक? जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया, अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या बीतेगी? इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स खुद है नेगेटिवली चार्ज्ड, तो भाई बाय डिफॉल्ट ही ये किधर अट्रैक्ट होते जाएंगे? पॉजिटिव साइड की तरफ। तो अभी भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इधर उधर टकराने के बावजूद भी ये कोशिश यही कर रहा है कि मैं पॉजिटिव वाले साइड की तरफ जाता रहूं, राइट? मतलब ये कुछ इस तरह से है कि वो जो कमरा था ना, याद है वो रूम था जिसके अंदर भाग रहे थे लोग रैंडमली, अभी भी लोग उसी कमरे में वैसे ही भाग रहे हैं, लेकिन अब किसी ने तो आकर के उस कमरे के एक कोने में रख दिया है 10,000 रुपए, और बोल दिया गया कि भैया जो भी उस कोने में जाएगा उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। अब 10,000 रुपए का लालच तो सबको है। अभी भी लोग रैंडमली भाग रहे हैं उस भीड़ में, लेकिन सभी किधर की तरफ जाना चाह रहे हैं? जिधर वो 10,000 रुपए रखे हुए हैं। सो नेट यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसी हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो धीरे धीरे पॉजिटिव वाले एंड की तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो नेट हम क्या देख रहे हैं? नेट मेरे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक साइड से दूसरे साइड पर मूव करते हुए हमें दिख रहे हैं, और जैसे ही फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है तो मुझे क्या मिल रहा है? करंट।
राइट तो इस कहानी से ये तो समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हमने सेट किया तो हमें क्या मिला कंडक्टर के अंदर, हमें करंट दिखने लग गई। अब सवाल ये उठता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किसने किया, कौन था वो जो कमरे के एक कोने में 10,000 रुपए रख के आ गया था, राइट वो भी जानना जरूरी है। तो यार सर्किट में जो है ना ये काम करता है बैटरी। बैटरी क्या है, बैटरी इज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। याद है हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि बैटरी करता क्या है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यानी कि उस बैटरी के अंदर खूब सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो वो सर्किट को दे सकता है, जो वो हमें दे सकता है, जो वो इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। तो होता क्या है, जैसे ही हम एक बैटरी को लगा देते हैं तो वो बैटरी क्या करेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर देगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स बेचारे क्या करेंगे, वो एक तरफ मूव करने लग जाएंगे समहाउ। मतलब ऐसा तो नहीं कि वो एकदम अच्छे बच्चे की तरह लाइन में लग जाएंगे, ऐसा नहीं, वो मूव तो रैंडमली ही करेंगे बट ओवरऑल जो उनकी मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने लग जाएगी, राइट। अब होगा कुछ यूं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे तो क्या होगा, उनकी एनर्जी कम होती रहेगी। भाई ऐसा होता है ना कि एक ग्लास दूध पिया और जाके मैं जॉगिंग करने लग गई, दौड़ रही हूँ तो क्या होगा, मेरी एनर्जी कम होती जाएगी यार, मैं थकती रहूंगी, एनर्जी कम होगी, राइट। फिर एक पॉइंट आएगा कि यार अब तो चला भी नहीं जा रहा है, फिर मैं क्या करूंगी, फिर से पियो एक ग्लास दूध या फिर से लो ग्लूकॉन डी और फिर से भागो, राइट। तो इट इज लाइक द सेम थिंग। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करेंगे, इनकी एनर्जी कम होती जाएगी। कौन इनमें फिर से एनर्जी भरेगा, बैटरी, वही तो है हमारा स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। तो बैटरी इनको फिर से एनर्जी देगा तो ये भागते रहेंगे और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे क्या रहेगा, करंट रहेगा। तो हमें उस सर्किट में करंट दिखता रहेगा। तो इस तरीके से होती है शुरुआत एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का। तो बच्चों अब जब हमारी काफ़ी अच्छी जान पहचान हो चुकी है करंट के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ आइडिया है, सो आई थिंक इट्स गुड टाइम दैट वी डू अ क्विक रिकैप ऑन ओम्स लॉ जो कि हमने अपने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है बट अभी एक बार फिर से उसी को दोहराएंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द एंड्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। उस कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट घटेगा पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकली देखें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए पिक्चर में आता है एक कांस्टेंट, यहां पर आता है R, दैट इज रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ पॉपुलरली हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू IR, जहां पर R क्या है, रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस जो है ना ये भी पिक्चर का मतलब एक हीरो है, समझ लो। तो रेजिस्टेंस जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। करंट अगर इधर आ रहा है रेजिस्टेंस बोलेगा पीछे जाओ, करंट अगर पीछे जा रहा है तो रेजिस्टेंस बोलेगा आगे आओ। तो मतलब किसी भी केस में करंट को जो है अपोज करने वाला होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर के काफ़ी सारे चीज़ों पर डिपेंड करती है। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा। कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उससे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। सो मैथमेटिकली अगर इसे देखें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दोनों को मिला दे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को भी अगर मुझे एक इक्वालिटी में चेंज करना है तो क्या इंट्रोड्यूस करूंगी मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूंगी रेजिस्टिविटी। तो हम कहते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A, जहां पर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल। तो अभी हमने क्या देखा कि V इज इक्वल टू IR जो सीधा सीधा ओम्स लॉ कहता था, और अब हमने क्या देखा कि भाई ये जो R रेजिस्टेंस है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू रो L बाई A। तो कैसा रहेगा अगर हम R की इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दें इस R की जगह, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू I रो L बाई A, ठीक है। अब यहां पर इंट्रोड्यूस करूंगी मैं एक और नए क्वांटिटी को विच इज करंट डेंसिटी।
करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी इसे हम डिनोट करते हैं J से, स्मॉल लेटर J से, और इसे हम डिफाइन करते हैं एज करंट पर यूनिट एरिया। तो देखो यहां पर करंट पर यूनिट एरिया वाला जो टर्म है इसे मैं क्या चीज से रिप्लेस कर सकती हूं? इसे मैं लिख सकती हूं J⍴L, ऐसा लिख सकती हूं मैं। ठीक है, चलो यहां तक तो हो गया। अब इस V को, ये जो V इज इक्वल टू J⍴L है, व्हाट इज V? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इसे मैं E इंटू एल लिख सकती हूँ, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल विथ पोजीशन, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू J⍴L। अब ये L L कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा J इज इक्वल टू E/ρ। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। 1/रेजिस्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। सो सिग्मा इज used to denote conductivity, और कंडक्टिविटी होता है 1/ρ। तो यानी कि इस 1/ρ की जगह मैं सिग्मा भी लिख सकती हूँ। सो कुल मिला के मैं ये लिख सकती हूँ कि J इज इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, इनफैक्ट आगे जाकर के हम देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ओम्स लॉ का ही एक दूसरा फॉर्म है। तो बच्चों कुल मिला के यहाँ पर हमने दो नए क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया। एक तो रेजिस्टिविटी जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, और दूसरा है करंट डेंसिटी जिसे हम J से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे टू अंडरस्टैंड रेजिस्टिविटी एंड करंट डेंसिटी इन मोर डिटेल, लेकिन उससे पहले समझेंगे हम ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत क्रूशियल टॉपिक जो कि है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है? थोड़ी देर पहले ही मैं बात कर रही थी कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर पे, तो क्या होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लगते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स तो खैर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले भी मूव कर रहे थे, बट तब ये रैंडमली मूव कर रहे थे, इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे थे, कोलाइड कर रहे थे पॉजिटिव आयंस के साथ, एंड फाइनली नेट जो है उनका एवरेज वेलोसिटी 0 हो जा रहा था, क्योंकि वो हर तरफ मूव कर रहे थे। सो नेट वो एक डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तभी भी ये कोलिजन्स अंडरगो करते हैं, बट ओवरऑल इनमें एक एक्सेलरेशन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आ जाता है क्या? एक्सेलरेशन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो जाते हैं, उससे क्या होता है वही तो देखना है। तो चलो अब इसे मैथमेटिकली देखते हैं, क्योंकि कहानी के तौर पे तो हमने इसको देख लिया है कुछ हद तक, अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये आया कैसे। तो चलो मान लेते हैं हमारे पास ये कंडक्टर है जिसका लेंथ है L, और लेट अस से कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो यहां पर हम मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से मूव करेंगे, या फिर उनकी ओवरऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वजह से इस कंडक्टर के अंदर सेटअप होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हमें पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इज dV/dr, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल विथ लेंथ। ठीक है, अब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में आ गया, क्या होगा? जो भी चार्ज्ड पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? ये एक्सपीरियंस करेगा कूलम्स फोर्स। कैसे निकालते हैं हम कूलम्स फोर्स? कूलम्स फोर्स F इज इक्वल टू QE। Q मतलब चार्ज ऑन द पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो -E होता है, सो -E ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो क्या आ जाएगा उसके अंदर? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो मूव करेगा, वो एक्सेलरेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट मास, क्योंकि हमें पता ही है कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन विल बी फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि ये हो जाएगा -E/m। तो इतना एक्सेलरेशन जो है वो हर एक इलेक्ट्रॉन में होगा।
ठीक है। आमतौर पे जब भी हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट में, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अब ये तो हैफर्जेटली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, उस मूवमेंट के दौरान ये जो पॉजिटिव आयंस इस कंडक्टर के अंदर हैं, पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं। बट ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो वो उन पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, कोलिजन होती है। तो बेसिकली जितनी वेलोसिटी इसकी गेन होनी थी वो सारी केस में लूज हो जाती है, कोलिजन में लूज हो जाती है। ठीक है। सो ओवरऑल क्या होता है, अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी की बात करूं, अभी मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं, तो वो क्या हो जाएगा, इनिशियली उसकी जितनी वेलोसिटी थी, मतलब कोलिजन के बाद क्या होगा उसके साथ, इनिशियली उसकी जितनी वेलोसिटी थी प्लस जितना उसका एक्सेलरेशन हुआ इनटू टाउ। व्हाट इज दिस टाउ? टाउ इज बेसिकली एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन्स, कोलिजन के बीच का जो टाइम है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक ही कोलिजन तो करेगा नहीं, वो घूमता रहेगा तो बार बार टकराते रहेगा दूसरी पार्टिकल्स से, तो कोलिजन्स के बीच का जो एवरेज टाइम है दैट इज टाउ। ठीक है। अब ये तो कहानी हुई एक इलेक्ट्रॉन की, ये तो मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात की। अब ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के अंदर। ठीक है। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की इस वेलोसिटी की जो एवरेज वेलोसिटी है, तो बेसिकली एवरेज ऑफ ऑल दीज वेलोसिटीज को ही हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वीडी से। ठीक है। तो मतलब सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ लो कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ होता है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो इधर उधर हैफर्जेटली मूव करते हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम इसलिए लेके आते हैं ताकि आसान शब्दों में हम ये एज्यूम कर लें कि यार इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इतना घूम फिर नहीं रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी के साथ वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गुड बॉय के जैसे मूव कर रहा है। ठीक है, सिंपल था। ओके। लेकिन अब इसे कैलकुलेट कैसे करें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, ठीक है, जो कि v1 प्लस a टाउ 1 है, उसी तरह प्लस दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो कि होगा v2 प्लस a टाउ 2, उसी तरह तीसरे का, चौथे का, पांचवे का एंड सो ऑन, और इन सब का एवरेज, एज्यूमिंग कि इस तरह के n इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के अंदर, तो इसको डिवाइडेड बाय n कर दो। ठीक है, क्लियर है ये बात यहां तक? ओके। तो अब दूसरी तरफ हम इसे ये भी कह सकते हैं ऑल्सो, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये भी हम लिख सकते हैं, राइट। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, ओवरऑल एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाइड बाय टाउ, जहां पर टाउ क्या है, यहां पर टाउ जो है दैट इज एवरेज ऑफ टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। सो बच्चों देखो, ये डेरिवेशन जो है ना, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट, ठीक है, एप्लीकेशंस में दूसरे तरीके से काम आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी आगे जाके हमें समझ में आएगा। ठीक है। सो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू a इंटू टाउ, एंड व्हाट इज दिस a क्या होगा, अभी अभी निकाला था ना एक्सेलरेशन, सो दिस इज e इंटू कैपिटल E टाउ डिवाइडेड बाई m। तो ये हो जाएगी हमारी एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, बाकी तो सारी चीजें पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है, एवरेज टाइम elapsed बिटवीन ईच इलेक्ट्रॉन सफर्ड कोलिजन, मतलब हर एक कोलिजन के बाद जो दूसरा कोलिजन हो रहा है उनके बीच का जो एवरेज टाइम है दैट इज टाउ। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? चलो आगे बढ़े। सो देखो क्या मजेदार, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट निकाल लिया। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से क्या हुआ कि अभी तक जो ये एक घिचपिच कॉन्सेप्ट था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर उधर जा रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, ये वो सब कुछ को भूल के अब हम चुपचाप ये एज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करने लगते हैं धीरे 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 धीरे, और इस ड्रिफ्ट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो एरिया है उस एरिया में हम देखते हैं कि जो चार्जेस हैं वो धीरे 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 ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी तरफ मूव कर रहे होते हैं, और उसी से हमें क्या मिल रहा है, करंट।
तो देखो बच्चों, ये जो भी हम कहानी पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी क्या है? ये सारी एक थ्योरी है टू अंडरस्टैंड हाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स। चीज़ें कैसे हो रही हैं, इनको समझने के लिए वी नीड अ थ्योरी, राइट, कि भाई अंदर हो क्या रहा है, राइट। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के जा रहा है, ऐसे कोलाइड कर रहा है, फाइटिंग कर रहा है, ये वो कुछ हो नहीं रहा है, बट दिस इज ऑल थ्योरी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड जो भी चीज़ें हम आसपास देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना ये है कि यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ करंट का आखिर लिंक क्या है, क्या रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में, ठीक है। तो फिर मान लो कि ये मेरा जो कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर का एरिया है ए और इसका एन लेंथ है एल, ठीक है। मतलब ए जो है ये इस कंडक्टर का लेट्स से क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। अब मान लो मैं बात करती हूं इस कंडक्टर के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा? इसकी जो एरिया है मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है। अब मान लो इस कंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो उस केस में इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम, ठीक है, इतना ही होगा, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं चार्ज ऑन NaL इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स में टोटल चार्ज कितना होगा? तो ये हो जाएगा E इंटू NaL, इतना टोटल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो कुल मिला के इसका मतलब इस पूरे कंडक्टर के अंदर टोटल कितना चार्ज है? ENaL, इतना चार्ज है। अच्छा, इस कंडक्टर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, ठीक है। इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? V/L, ओके। ये सारी बातें क्लियर है, ठीक है। तो ये मेरा सिचुएशन है, मेरे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर टोटल चार्ज है ENaL, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ये ड्रिफ्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स जब ड्रिफ्ट होने लगेंगे, अगर मैं पूछूं कि यार अब इलेक्ट्रॉन्स तो भाई मूव कर रहे हैं, तो ये बताओ कि टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर कितना होगा? मतलब इस पूरे कंडक्टर को पार करने में कितना टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को? चलो निकाल के देखते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू कितना लेंथ कवर किया, यानी कि L डिवाइडेड बाय कितनी वेलोसिटी से कवर किया, विच इज Vd, राइट। क्यों ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, है ना। तो यहां पर क्या है? टाइम टेकन निकालना है, तो कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो L लेंथ के अक्रॉस मूव किया, तो L डिवाइडेड बाय जिस वेलोसिटी से मूव किया, विच इज Vd, ठीक है। तो ये टाइम टेकन हमको समझ में आ गया। अब बात करते हैं करंट की, क्योंकि मुझे रिलेशन तो Vd का किससे निकालना था? करंट से। तो करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। अब ये बताओ इस टोटल कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना है? अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने टोटल चार्ज ऑन दिस कंडक्टर विच इज ENaL। टाइम टेकन, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को ये पूरा कंडक्टर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? L/Vd, वो भी अभी अभी निकाला था, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये L और L कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ENa इंटू Vd, ठीक। तो यहां से हमने क्या देखा कि करंट जो है दैट इज इक्वल टू ENaVd, विच मीन्स करंट जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मतलब अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत स्मॉल है, बहुत छोटी वैल्यू है अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, राइट, तो आप बोलोगे अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है तो करंट को भी कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो अगर बहुत स्मॉल है, लेट अस सपोज कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज वेरी स्मॉल, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज वेरी लार्ज, ठीक है। तो हो सकता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज बहुत कम है, लेकिन वैसे करोड़ों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे ही वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा? जो टोटल करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? I जो हो जाएगा करंट दैट विल बी लार्ज, ठीक है। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में एग्जिस्ट करता है एक रिलेशनशिप, ठीक है। क्योंकि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिंक्ड है, तो हम यहाँ पर करंट डेंसिटी को भी पिक्चर में ला सकते हैं। सो करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट
पर यूनिट एरिया। ठीक है, करंट अभी अभी हमने निकाला था विच इज ENA/VD पर यूनिट एरिया। तो एरिया एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो फिर यहाँ पर J क्या हो जाएगा, J विल बी इक्वल टू EN/VD। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, E टाउ डिवाइडेड बाई m। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन डाल दिया। तो ये क्या हो गया, J विल बी इक्वल टू E²N टाउ बाई m इंटू E, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस पूरे चीज को हम क्या कह सकते हैं, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, राइट, कि J क्या होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा E। याद है, देखा था हमने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो J चूंकि सिग्मा E के बराबर होता है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करके ये कह सकते हैं कि सिग्मा की वैल्यू क्या है, E²N टाउ डिवाइडेड बाई m। तो देखो, इस तरीके से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसके साथ हमने करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, करंट, इन सब को लिंक कर दिया। ओके बच्चों, तो मेरे ख्याल से अब हम लोग तैयार हैं फटाफट से करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी को थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए। ठीक है, तो करंट डेंसिटी जैसे कि मैंने बताया क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। इसे हम डिनोट करते हैं J से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि यार करंट डेंसिटी जो है करंट पर यूनिट एरिया है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? ये वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये एरिया जो है ना, इस एरिया का डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया का जो ओरिएंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कैसे? इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक स्टोरी ही समझ लो। आपने डार्ट देखा है? डार्ट, वो ऐसे हम तीर मारते हैं, ऐसे एक बोर्ड होता है उसमें हम निशाना करके तीर मारते हैं, राइट, देखा होगा कभी ना कभी तो, राइट। तो वहां पर आप देखोगे कि वो जो बोर्ड होता है ना, उसका ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर उसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल ऐसी सीधी रही तब तो आप जितने भी उसकी तरफ तीर मारोगे सारे जाके उसको टकराएंगे, राइट। बट अगर उसको मैं स्लैंट कर दूं तो क्या होगा, काफी कम इस पे जाके पड़ेंगे। अगर मैं इसको बिल्कुल ही फ्लैट कर दूं फिर क्या होगा, शायद एक भी तीर इस तक नहीं पहुंचेगा, राइट। सो व्हाट डू वी नोटिस कि इस बोर्ड का जो ओरिएंटेशन है, इस एरिया का जो ओरिएंटेशन है, दैट इज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। ठीक उसी तरीके से जब हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं, तो चूंकि दिस इज करंट पर यूनिट एरिया, तो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वो एरिया के साथ उसका ओरिएंटेशन क्या है वो डिसाइड करता है कि करंट डेंसिटी कितनी होगी, एंड दैट इज व्हाई करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को हम एक और टर्म देते हैं विच इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी क्यों? क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही ये सारी कहानी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, राइट। तो मोबिलिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि VD का एक्सप्रेशन अभी अभी हमने निकाला था, राइट। तो उसी को डिवाइडेड बाय अगर हम E कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मोबिलिटी। मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से, एंड म्यू इज इक्वल टू E टाउ बाई m। E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है, एवरेज कोलिजन टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यूनिट की अगर हम बात करें तो मोबिलिटी हम मेजर करते हैं इन मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो चलो अब हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। तो रेजिस्टिविटी का इंट्रोडक्शन तो तभी हो चुका था जब मैंने रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया था, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो रो क्या है, रेजिस्टिविटी। इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो रेजिस्टिविटी जो है ये बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की वो वाली प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि वो सब्सटेंस जो है वो करंट को अपोज करने की कितनी एबिलिटी रखता है। रेजिस्टिविटी मतलब करंट को कितना रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखा यह गया है कि किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर सेटअप करनी पड़ती है टू गेट अ स्पेसिफिक करंट डेंसिटी। बात समझ आई? नहीं आई, ऊपर से पार हो गई, फिर से समझेंगे। अभी अभी हमने क्या देखा था कि किसी भी कंडक्टर में हमें करंट कब मिलता है, जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं, राइट। अब अगर मान लो वो सब्सटेंस ऐसा है कि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो आसानी से करंट को
एस्टैब्लिश होने नहीं देगी, आसानी से करंट फ्लो होने नहीं देगी। तो उसके अंदर करंट को लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करनी पड़ेगी। बोलने का मतलब है कि रो की जो वैल्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो वैल्यू है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप बोलोगे क्यों, हम क्यों मान लें कि ऐसा है? क्योंकि हम इसे मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, राइट, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो तो पूरा डिराइव करके दिखाया था, ठीक है। तो देखो J इज इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा यहाँ पे क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का इनवर्स क्या होता है? रेजिस्टिविटी। यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं? J इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई रो। ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू रो इंटू जे, करेक्ट। तो देखो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो यानी कि रेजिस्टिविटी इंटू जे यानी कि करंट डेंसिटी। तो यानी कि एक फिक्स्ड करंट डेंसिटी को पाने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने की ज़रूरत है वो किसके प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टिविटी के। तो अगर रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करना पड़ेगा। इनफैक्ट मान लो अगर मेरे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर मतलब वो करंट फ्लो करने देता ही नहीं है अपने अंदर, तो इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कितनी होती है? बहुत हाई होती है, वो इनफाइनाइट होती है। मतलब वो बिल्कुल करंट को अपोज करने में लगे रहते हैं। तो चूंकि उनकी रेजिस्टिविटी इतनी हाई होती है तो उसके अंदर करंट सेटअप करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनफाइनाइट डेवलप करना पड़ता है, जो कि फिजिबल नहीं होता है और इसीलिए इंसुलेटर्स के अंदर करंट फ्लो नहीं करता है। दूसरी तरफ अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो उनमें क्या होता है? करंट बड़ी आसानी से फ्लो करते हैं। तो उनके जो प्योर कंडक्टर की अगर एक बात करें हम, तो उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू आइडियली, एक आइडियल प्योर कंडक्टर में रो की वैल्यू होनी क्या चाहिए? 0। तो अगर रो की वैल्यू 0 होगी तो वहां पर खुद ब खुद ही जो है क्या होगा? करंट फ्लो होगा। तो अब हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ कैसे चेंज होता है। हम नोटिस करते हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है रेजिस्टिविटी भी वैसे वैसे इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? चलो समझते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होता है? लेट्स से एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है तो वहां पर क्या होगा? जो एटम्स हैं वो लगभग अपनी जगह पर होते हैं। मूव कौन कर रहा होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, उनका कोलिजन हो रहा होता है, वो ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं एंड दैट्स हाउ वी गेट करंट। अब मान लो मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है। जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाते ही जो मेरे एटम्स हैं वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं। तो अब जो है एटम्स एज अ होल वो भी मूव कर रहे होते हैं, वो भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है वो और बढ़ जाते हैं। मतलब पहले क्या था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, राइट। अब एटम भी साथ में मूव कर रहे हैं तो क्या हो गया? और हिचपिच हो गई, और भी लोग मूव कर रहे हैं तो कोलिजन और होगा। चूंकि अब ज़्यादा कोलिजन होगा तो एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन घट जाएगा। जैसे पहले एक कोलिजन हुआ, थोड़ी देर बाद दूसरा, थोड़ी देर बाद तीसरा। अब क्या हुआ? एक कोलिजन हुआ, तुरंत दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे हो रहा है। तो यानी कि कोलिजन के बीच का जो टाइम है, यानी कि जो टाओ की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब मैथमेटिकली भी देखते चले जाओ, टाउ की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वीडी के साथ क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो करंट के साथ क्या होगा? उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी। करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो करंट डेंसिटी के साथ क्या होगा? उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी। और करंट डेंसिटी डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। देखो मैथमेटिकली दिख रहा है सब कुछ, है कि नहीं? तो हमने क्या देखा कि टेम्परेचर को मैंने जैसे ही इंक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई? रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो अब बात करेंगे रेजिस्टिविटी वेरिएशन विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ रेजिस्टिविटी किस तरीके से चेंज होता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे फॉर मेटल्स। मेटल्स के केस में ये वेरिएशन कैसे होता है, चलो देखें। तो मेटालिक कंडक्टर्स के लिए हम देखते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है इट इंक्रीजेस with increase in temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है, अगर हम ग्राफिकली बात करें तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ कुछ इस तरीके का होता है, रो का ग्राफ विथ टेम्परेचर। अगर मैथमेटिकली बात करें तो हम कह सकते हैं कि रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। यहां पर रो टी क्या है?
ये है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, किसी टेम्परेचर T पर रेजिस्टेंस। रो नॉट क्या है, रो एट रेफरेंस टेम्परेचर T नॉट, जो भी मेरा रेफरेंस टेम्परेचर है, जिसके रेफरेंस पे मैं टेम्परेचर्स देख रही हूँ, उस टेम्परेचर T नॉट पे लेट से रेजिस्टिविटी की वैल्यू रो नॉट है, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा जो है, दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अब इस एक्सप्रेशन को देखते हुए भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से रो और टी के बीच का ग्राफ बन सकता है, राइट। तो हम नोटिस करते हैं कि अगर हम स्पेसिफिकली मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के केस में जो अल्फा की वैल्यू होती है, यानी कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम लोअर टेम्परेचर्स की बात करें तो हम देखते हैं कि लोअर टेम्परेचर में मेरा जो ये ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन के जैसा दिख रहा है, वो कई बार स्ट्रेट लाइन से डिविएट कर जाता है। जैसे कि मेरा ग्राफ जो है लोअर टेम्परेचर पे कई बार मुझे यूं दिखता है। तो देखो हायर टेम्परेचर पे तो ये स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, लेकिन लोअर टेम्परेचर पे जो है इट इज डिविएटिंग फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मेटल्स के केस में रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। चलो अब बात करेंगे हम नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स के केस में हम देखेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है इट डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी घट जाती है। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों होता है नॉन मेटल्स के केस में। अब मेटल्स का सिनेरियो तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि मेटल्स में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब उसे हीट करते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है। नॉन मेटल्स के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं कंडक्शन के लिए। चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं कंडक्शन के लिए तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी घट जाती है। तो इसीलिए अगर हम इसे ग्राफिकली देखें, सो दिस इज हाउ द ग्राफ वुड लुक लाइक फॉर नॉन मेटल्स। तो देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी घट रही है। अब ओम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस देखेंगे, कहां कहां पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। पहला पॉइंट, V ceases टू बी प्रोपोर्शनल टू I। तो भाई बहुत देर तक तो हम देख रहे थे कि भैया ठीक है, जैसे जैसे I बढ़ रहा था वैसे वैसे V बढ़ रहा था, बट एट हायर वैल्यूज हम देखते हैं, जैसे इवन इफ वी कंसिडर गुड कंडक्टर्स, जैसे गुड कंडक्टर्स का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो ग्राफ जो है कुछ ऐसा होता है, मतलब आइडियली दिस ग्राफ शुड हैव बीन लाइक दिस, बट हायर वैल्यूज पे जाते जाते V और I के हायर वैल्यूज तक आते आते दे आर नो मोर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। ये हम नोटिस करते हैं, तो ये एक लिमिटेशन हो जाती है ओम्स लॉ की। इसके अलावा बिहेवियर ऑफ डायोड्स में हमें बड़ी ही अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायोड्स के ग्राफ को देखें, सो दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। लेट्स से दिस इज V, दिस इज I। तो ऑन द पॉजिटिव साइड कुछ इस तरीके से अगर ग्राफ जा रहा है, सो ऑन द नेगेटिव साइड ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा होता है। बोलने का मतलब है कि अगर हम V की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को लेट से सेम रखते हैं, लेट से पहले +2 था अभी -2 कर दिया, पहले +5 था फिर यहाँ -5 कर दिया, तो V की जो वैल्यूज है पहले जिस तरह से पॉजिटिव एक्सिस में चेंज हो रही थी उसी तरीके से लेट से अब हम नेगेटिव एक्सिस में चेंज कर रहे हैं। तो उस केस में जो I की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो सेम मैग्नीट्यूड नहीं देती है। देखो I की जो वैल्यूज है ना वो पॉजिटिव Y एक्सिस में कुछ और है, नेगेटिव Y एक्सिस में कुछ और ही है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो हमें ग्राफ मिलता है दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ ओम्स लॉ। तो यहाँ भी हमारा ओम्स लॉ जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। तीसरा लिमिटेशन इज सीन दैट रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक, नाउ दैट इज वेरी स्ट्रेंज। जैसे कि ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, गैलियम आर्सेनाइड के बिहेवियर में ये मुझे देखने को मिलता है। यहाँ पर किस तरीके का ग्राफ होता है, इसके ग्राफ को अगर हम देखें तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। तो अब इस ग्राफ के लेट्स सपोज हम किसी 2 पॉइंट पर फोकस करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दीज 2 पॉइंट्स। तो अब देखो इस पॉइंट के लिए जो मेरी V की वैल्यूज है वो क्या है, यहाँ पर V की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर V की वैल्यू कुछ और है। लेट्स से यहाँ पर V1 वैल्यू है, यहाँ पर V2 वैल्यू है, बट इन दोनों ही पॉइंट्स के लिए जो I की वैल्यू है दैट इज I1। सो बोलने का मतलब है कि I के एक वैल्यू के लिए मेरे पास V के 2 वैल्यूज है। फॉर वन वैल्यू ऑफ करंट वी हैव 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस। दैट मीन्स V और I का जो रिलेशन है दैट इज नॉट यूनिक। ऐसा नहीं है कि एक V के लिए एक ही I की वैल्यू होगी, राइट। सो द रिलेशन इज नो मोर यूनिक। तो यहां पर भी ओम्स लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ट्राई करेंगे अब हम कुछ प्रॉब्लम्स। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1।
A potential difference of 200 volt is applied across the ends of a conductor of resistance 50 ohms. ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस R है 50 ohms. मुझे क्या निकालना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड. मतलब टाइम भी मेरे पास दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, विच इज 1 सेकेंड. ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे पास गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सीधा सीधा ओम्स लॉ लगाऊंगी. ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर. अब यहाँ पर मुझे V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो मैं आराम से I की वैल्यू निकाल सकती हूँ, विच इज V बाई R, दैट इज 200 डिवाइडेड बाई 50, विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर. यानी कि यहाँ से इस कंडक्टर के थ्रू 4 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा. ठीक है, अब करंट क्या होता है बच्चों? करंट मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम. करंट मैंने निकाल लिया, टाइम मेरे पास दिया हुआ है. ठीक है, तो चार्ज भी मैं निकाल सकती हूँ. तो चार्ज क्या हो जाएगा? 4 into 1, राइट. सो दैट इज 4 कूलम्ब ऑफ चार्ज. मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब चार्ज कहाँ से अब आता है? यह चार्ज इलेक्ट्रॉन्स से. कितना होगा टोटल चार्ज? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो लेट अस सपोज कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक एक इलेक्ट्रॉन में E चार्ज है, सो दिस इज इक्वल टू 4. दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब. So this is equal to 4 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19, मतलब 2.5 into 10 to the power 19. So इतने number of electrons flow करेंगे in 1 second. तो चलो देखते हैं अगला सवाल. प्रॉब्लम 2. A wire of resistance 5 ohm is drawn out so that its length is increased by twice its original length. Calculate its new resistance. ठीक है, पहले सिचुएशन को समझेंगे. हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक वायर. ठीक है, मान लेते हैं कि इस वायर की लेंथ है L, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यह है A, और क्वेश्चन कहता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ohm. अब हमने क्या बोला? हमने तो नहीं बोला, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस वायर को हमने ड्रॉ किया. ड्रॉन मतलब इसको खींच दिया ऐसे दोनों तरफ से. तो खींच देने पे क्या होगा? ये वायर जो है ये बहुत लंबा हो जाएगा. अब देखो, जैसे अगर आपके हाथ में कुछ भी ऐसे इलास्टिक टाइप की चीज हो जिसको अगर आप खींच दोगे तो क्या होगा? ये और पतली हो जाएगी, राइट. तो इसका लेंथ तो अब L डैश हो जाएगा, जो लेंथ इसका बढ़ जाएगा, लेकिन उसी तरह से इसका जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा क्योंकि अब ये पतला हो गया है, राइट. ओके, अब इसीलिए इसकी रेजिस्टेंस भी नहीं होगी. अब रेजिस्टेंस कितनी होगी वही हमें कैलकुलेट करनी है. लेंथ कितना हो जाएगा? क्वेश्चन कहता है लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ. देखो, ये इंक्रीज्ड बाय और इंक्रीज्ड टू में मीनिंग चेंज हो जाता है. इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ मतलब पहले जितना था उसमें और कितना इंक्रीज हो गया? 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ. 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ बोले तो 2L, मतलब पहले L था, उसी L में और 2L बढ़ गया. तो यानी कि L डैश कितना हो गया? 3L. ठीक है, अब बारी आती है A डैश की. A डैश कितना हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा? अब देखो, इसका लेंथ हमने बढ़ा दिया तो एरिया इसका घट गया, बट नेट इसका जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहा ना. मतलब वॉल्यूम ऑफ द वायर जो है इट इज स्टिल रिमेनिंग द सेम. तो वॉल्यूम सेम है, मतलब पहले वॉल्यूम था एरिया इंटू L, बाद में वॉल्यूम हो गया A डैश इंटू L डैश. तो यानी कि जो A डैश है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? AL डिवाइडेड बाई L डैश. तो इसको हम लिख सकते हैं AL डिवाइडेड बाई 3L. तो A डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A बाई 3, राइट. तो यानी कि ये जो A डैश है इसकी वैल्यू हो जाएगी A बाई 3. क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 1/3 हो जाएगा. ठीक है, यहां तक समझ में आ गई. अब बात करेंगे रेजिस्टेंस की. तो देखो, हमें क्या पता है कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई A, यही होता है, करेक्ट. तो पहले वाले सिचुएशन में यानी कि इस सिचुएशन में R इज इक्वल टू रो L बाई A, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 इज इक्वल टू रो L बाई A. अब इस सिचुएशन की बात करते हैं. इस सिचुएशन में R डैश विल बी इक्वल टू रो L डैश बाई A डैश. अब L डैश को हम क्या लिख सकते हैं? 3L. A डैश को हम क्या लिख सकते हैं? A बाई 3. तो इसे कुल मिला के हम क्या लिख सकते हैं? 9 रो L बाई A.
अब देखो रो एल बाई ए की जगह हम 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी रो एल बाई ए की जगह हम 5 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5, सो 9 5 सा 45, तो यानी कि आर डैश की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 45 ओम्स। बात समझ आई, कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब देखो एक सिमिलर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ। ये क्वेश्चन कहता है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट्स इट्स न्यू रेजिस्टेंस। फर्क बताओ पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। वर्डिंग्स की फर्क की बात करें तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ था इंक्रीज्ड बाई ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, और यहां पर लिखा हुआ है इंक्रीज्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। बस इतना ही फर्क है, इसके अलावा कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसा है कि पहले रेजिस्टेंस है 5 ओम, तब लेंथ है L और एरिया है A। बाद में रेजिस्टेंस कितना है वो तो निकालना है, बाद में L डैश कितना है 2 टाइम्स ऑफ L, इट इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ, मतलब पहले अगर L था उसका बस 2 गुना हो गया है, तो इट इज 2L। तो यहाँ पर A डैश कितना हो जाएगा, वही सेम लॉजिक, चूंकि वॉल्यूम सेम रहेगा दैट मीन्स AL और A डैश L डैश ये सेम रहेगा, तो A डैश क्या हो जाएगा AL डिवाइडेड बाई L डैश, यानी कि AL डिवाइडेड बाई 2L, तो L कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि A डैश हो जाएगा A बाई 2, ठीक है। तो अब देखो इस केस में R इज इक्वल टू रो L बाई A, यानी कि रो L बाई A की वैल्यू जो है वो 5 है। यहां पर R डैश की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये हो जाएगा रो L डैश बाई A डैश, यानी कि रो 2L डिवाइडेड बाई A बाई 2, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ रो L बाई A। रो L बाई A की वैल्यू है 5, सो दिस विल बी 4 इंटू 5 विच इज 20 ओम्स। सो 20 ओम्स जो है ये न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा। एक सवाल और देखते हैं। अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम्स एट 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी कि अल्फा की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। ओके अब टेम्परेचर डिपेंडेंस हमने क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री इंटू 1 प्लस अल्फा T, ये रिलेशनशिप हमने पढ़ा था। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1 विच इज गिवन एज 2.1 ओम्स, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2 इज गिवन एज 2.7 ओम्स, और साथ ही साथ T1 और T2 की वैल्यू भी दी हुई है। T1 की वैल्यू है 27.5 डिग्री सेल्सियस, T2 की वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरी गिवन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब मैं इस रिलेशन के ऊपर बेस करके ये लिख सकती हूँ कि RT1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T1। उसी तरह मैं लिख सकती हूँ RT2 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T2, राइट। तो इस पहले रिलेशन से मैं कह सकती हूँ कि R0 इज इक्वल टू RT1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा T1। दूसरे रिलेशन से मैं लिख सकती हूँ R0 इज इक्वल टू RT2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा T2, राइट। मतलब मैं करना क्या चाह रही हूँ, मुझे बेसिकली अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब यार ये R0 की वैल्यू भी तो मुझे पता नहीं है, तो क्या करते हैं R0 को गायब कर देते हैं। कैसे गायब कर देंगे, दोनों से हम R0 का एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। R0 इज इक्वल टू वॉट, ये हम दोनों में निकालेंगे। तो अब फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि यार लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों का सेम ही है, सो वी कैन बेसिकली इक्वेट द राइट हैंड साइड, यानी कि हम लिख सकते हैं RT1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा T1 इज इक्वल टू RT2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा T2। ये हम लिख ही सकते हैं, करेक्ट। तो बस अब कुछ भी खास बचा नहीं है। अब इसको हम लिख सकते हैं RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 इज इक्वल टू RT2 इंटू 1 प्लस अल्फा T1, ऐसे लिख सकते हैं हम। इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम RT1 प्लस अल्फा RT1 इंटू T2
is equal to RT2. So this T2 is subscript basically, plus alpha T1 RT2. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये वाला जो T2 है दिस इज सबस्क्रिप्ट टू दिस R. ठीक है, तो ये आ गया. अब बस कुछ करना नहीं है खास. अब यहाँ पर हम वैल्यूज डालेंगे. देखो मुझे अल्फा निकालना है, बाकी चीज़ें मुझे पता है, तो अल्फा वाले टर्म को एक तरफ ले चलते हैं. तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू T1 RT2 माइनस T2 RT1 इज इक्वल टू RT1 minus RT2. So we can say alpha is equal to RT1 minus RT2 divided by T1 RT2 minus T2 RT1. अब सारी वैल्यूज डाल देते हैं. RT1 है 2.1 माइनस RT2 है 2.7 डिवाइडेड बाई T1 की वैल्यू है 27.5 इंटू RT2 यानी कि 2.7 माइनस T2 की वैल्यू है 100 इंटू RT1 की वैल्यू है 2.1. तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 0.004 degree Celsius inverse. So approximately this will be our temperature coefficient of resistivity. तो चलो बच्चों, अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रेजिस्टर्स. रेजिस्टर क्या होते हैं? जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं. रेजिस्टर्स दो टाइप के होते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टर्स एंड कार्बन रेजिस्टर्स. वायर बाउंड रेजिस्टर मतलब ये ऐसे रेजिस्टर्स होते हैं जो वायर्स को ऐसे लपेट लपेट के बनाए जाते हैं. वायर्स किस चीज़ के बने होते हैं? एलॉय के. कौन से एलॉय? जैसे कि मैंगनीन, कॉन्स्टेंटिन, नाइक्रोम जैसे एलॉयज़ के बने होते हैं. इनफैक्ट इन एलॉयज़ को हम इस बेसिस पे चूज़ करते हैं कि ये ऐसे होने चाहिए कि इनकी जो रेजिस्टिविटी है ये टेम्परेचर के साथ कम चेंज होनी चाहिए, ताकि टेम्परेचर बढ़ने घटने से इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ घट ना जाए. तो उस बेसिस पर हम इन एलॉयज़ को चूज़ करते हैं. तो नॉर्मली जो ये वायर बाउंड रेजिस्टर्स होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो 1 ओम से लेकर के कुछ 100 ओम्स तक ही होती हैं, इतनी ही होती हैं. ठीक है. दूसरी तरफ होते हैं कार्बन रेजिस्टर्स. नाम से पता चल रहा है कि ये कार्बन के बने होते हैं और इनकी सबसे खास बात ये होती है कि एक तो ये कॉम्पैक्ट होता है, बिल्कुल छोटे साइज़ का होता है. दूसरे ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, बिल्कुल सस्ते होते हैं. और ये दोनों खासियत की वजह से इन्हें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है. अच्छा, कार्बन रेजिस्टर के बारे में एक और बहुत खास बात होती है कि अगर आप इन रेजिस्टर्स को देखोगे तो इतना छोटा सा रेजिस्टर होगा और उसके ऊपर ना कलर कलर की रिंग्स बनी होती हैं, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, सब कलर कलर की रिंग बनी होती है. और इन कलर्स की खासियत ये है कि उन कलर के पैटर्न को देखकर आप फाइंड आउट कर सकते हो कि उस रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है. मतलब वो 5 ओम का रेजिस्टर या 50 ओम का है या 500 ओम का है, वो बताता है वो कलर कोडिंग. राइट, दैट्स इंटरेस्टिंग. इनफैक्ट आपने अपने स्कूल के साइंस लैब में इस तरह की रेजिस्टर्स देखी होंगी, नहीं भी देखी होंगी तो यहाँ देख लो, ऐसे दिखते हैं ये. तो अब हम सीखेंगे कि रेजिस्टर की कलर कोडिंग हम कैसे करते हैं, कैसे पता करते हैं कि यार ये कलर्स हैं तो ये इतने ओम का रेजिस्टर होगा. चलो देखें. तो रेजिस्टर के कलर कोड को डिकोड करने के लिए हमें एक लिस्ट दी जाती है, जिसे याद करने के लिए हम यूज करते हैं एक निमोनिक, जिसे हम कहते हैं B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had very good wife. ठीक है, ऐसे याद रखते हैं हम. B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had very good wife. ये हमारा मेमोरी टिप है बेसिकली, एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर मेमोरी टिप. तो इस सीक्वेंस को हम याद इसलिए रखते हैं क्योंकि ब्लैक के लिए जो नंबर्स हम असाइन करते हैं दैट इज लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये नंबर्स हम इन्हें असाइन करते हैं. ये नंबर्स हम क्यों असाइन करते हैं? तो बेसिकली देखो, कोई भी जो रजिस्टर हमारे पास दिया रहेगा उसमें इस तरीके से बैंड्स होंगे. ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जो पहले के बैंड्स होते हैं, शुरू के जो 2 बैंड्स होते हैं, दे डिनोट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब ये काउंटिंग आप शुरुआत किधर से करोगे? आप हमेशा काउंटिंग इस साइड से शुरू करोगे.
ठीक है, इधर से शुरू करोगे। ओके, तो अभी जैसे मान लो यहीं पर देखो अगर, तो यहाँ पर कौन कौन से कलर्स हैं। पहला कलर क्या है, ब्राउन। उसके अगला कलर क्या है, ग्रीन। उसके बाद तीसरा कलर क्या है, रेड। और फाइनली लास्ट वाला कलर क्या है, गोल्ड। ठीक है, तो पहले जो दो कलर्स होंगे, पहले जो दो बैंड के कलर्स हैं, दे गिव अस फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ब्राउन बोले तो 1, ग्रीन बोले तो 5, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 5। ठीक है, पहले दो बैंड्स मुझे बताते हैं दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद का जो बैंड होता है वो मुझे बताता है डेसिमल मल्टीप्लायर, यानी कि 1 5 इंटू 10 टू द पावर कितना, तो इसे हम कहते हैं डेसिमल मल्टीप्लायर। दिस इज कॉल्ड डेसिमल मल्टीप्लायर। अब इसे क्या कहते हैं वो इतना मायने रखेगा नहीं आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके पास इस तरह से एक रेजिस्टर दिया हुआ है तो आप उसकी रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग कैसे करोगे। तो पहले दो तो हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके बाद वाला जो कलर है रेड, रेड बोले तो 2, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2। ठीक है, जो लास्ट वाली बैंड होती है वो या तो गोल्ड होती है या फिर सिल्वर होती है या फिर उसमें कोई कलर नहीं होता है, यही सब ऑप्शंस होते हैं। और ये जो लास्ट वाली बैंड है ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है टॉलरेंस। तो अगर गोल्ड है इसका मतलब है इसमें 5% टॉलरेंस है, अगर सिल्वर है इसका मतलब इसमें 10% टॉलरेंस है, अगर नो कलर है इसका मतलब इसमें 20% टॉलरेंस है। तो मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10 टू द पावर 2 ohms प्लस माइनस 5%, ये हो जाएगा इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस। बात समझ में आई कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो, मान लो अगर हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, दूसरा वाला, तो इसमें देखो कौन कौन से कलर है, ये कितने बैंड का है, टोटल इसमें 5 बैंड है। तो पहला है ऑरेंज, दूसरा भी है ऑरेंज, उसके बाद है वाइट, उसके बाद है ब्लैक और उसके बाद लास्ट में है ब्राउन। ठीक है, ऑरेंज का कौन सा नंबर होता है, 3। सो शुरू के ऑरेंज ऑरेंज यानी कि 3 3। अब देखो यहाँ पर ज़्यादा बैंड्स हैं, इसका मतलब ये वाइट क्या हो जाएगा, वाइट भी एक सिग्निफिकेंट फिगर में ही आ जाएगा। वाइट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 9, तो ये हो जाएगा 3 3 9। और लास्ट सेकेंड वाला जो है दैट इज ब्लैक, ये डेसिमल मल्टीप्लायर हो जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर, ब्लैक बोले तो 0, तो ये 10 टू द पावर 0 ohms। अब यहाँ पर लास्ट में ब्राउन है, तो ब्राउन के लिए हम जो टॉलरेंस यूज करते हैं दैट इज 1%। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम कलर कोडिंग करते हैं रेजिस्टेंसेस की। तो अगर आपको ये बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ ये अगर याद है तो आई डोंट थिंक दिस इज अ चैलेंज। तो आप एक दो और एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जब बात इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे आती है तो वहाँ पर हम रेजिस्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टर्स को हम कॉम्बाइन भी करते हैं। कॉम्बाइन क्यों करते हैं, लेट अस सपोज कि मेरे पास 5 ओम का रेजिस्टर है, 10 ओम का रेजिस्टर है, बट मेरी सर्किट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे 15 ओम का रेजिस्टर चाहिए, तो मैं कहाँ से लेके आऊँगी, इन्हीं रेजिस्टर्स को कंबाइन करूँगी, राइट। तो रेजिस्टर्स को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जो रेजिस्टर्स है उनको एक के बाद एक हम कनेक्ट कर देते हैं। मतलब इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो कि लेट अस सपोज बहुत सारे बच्चे हैं और ये एक एक बच्चा एक एक रेजिस्टर है। ठीक है, तो पहला बच्चा जो है अपने लेफ्ट हैंड से दूसरे बच्चे को पकड़ता है, मतलब दूसरे बच्चे के से राइट हैंड को पकड़ता है। ठीक है, अब दूसरा बच्चा जो है अपने लेफ्ट हैंड से तीसरे बच्चे के राइट हैंड को पकड़ता है, तीसरा बच्चा जो है वो अपने लेफ्ट हैंड से चौथे बच्चे के राइट हैंड को पकड़ता है, एंड सो ऑन। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कुछ इसी तरह का कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसमें क्या होता है कि ये सारे बच्चे ना एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, सब लोगों ने अपने राइट हैंड से एक रस्सी पकड़ी होती है और सब लोगों ने अपने लेफ्ट हैंड से एक दूसरी रस्सी पकड़ी होती है, राइट। देखो दोनों ही केस में जो सारे बच्चे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले केस में कैसे कनेक्टेड थे, सीरीज में एक के बाद एक सीरियली खड़े थे। दूसरे केस में कैसे कनेक्टेड है, दोनों के ही जो दोनों हाथ है ना वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है,
राइट हैंड सबका साथ में कनेक्टेड है, लेफ्ट हैंड सबका साथ में कनेक्टेड है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो चलो इसको डिटेल में देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं जब रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन बोले तो एक के बाद एक जब हम इन रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे देखो, पहले रेजिस्टर का जो ये एंड है, इस एंड को दूसरे रेजिस्टर के पहले एंड पे लगा दिया, फिर दूसरे के इधर वाले एंड को तीसरे के पहले एंड पे लगा दिया। तो इट इज लाइक ऐसे समझो कि अगर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खड़े हैं तो वो सब कैसे खड़े हैं, वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं। ठीक है, तो ये है मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि करंट जो है ये सारे रेजिस्टर्स में सेम फ्लो करता है। तो करंट जो है दैट इज सेम थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, सबके अक्रॉस सेम करंट है, लेकिन जो पोटेंशियल है दैट इज डिफरेंट। तो अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 के अक्रॉस जो V1 होगा दैट विल बी IR1, R2 के अक्रॉस जो V2 होगा दैट विल बी IR2, Rn के अक्रॉस जो Vn होगा दैट विल बी IRn। ठीक है, तो इस तरह से सबके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, लेकिन सबके थ्रू सेम करंट फ्लो करेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है मल्टीपल रेजिस्टर का, वो क्या हो जाता है, दैट इज सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस। मतलब मान लो अगर हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3 और वो सीरीज में है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये तो थी सीरीज की कहानी। अब बात करते हैं कि जब रेजिस्टर्स पैरेलल अरेंजमेंट में होते हैं तब क्या होता है। तो यहां पर कुछ यूं होता है कि जैसे सारे रेजिस्टर का जो एक साइड का एंड है, जैसे देखो ये वाला जो एंड है सभी रेजिस्टर का, वो एक साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो दूसरा एंड है वो सारे एक साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अब की बार जो है ना, बच्चे कुछ इस तरीके से खड़े हैं, लेट्स से कि लेट अस सपोज जैसे ये एक बच्चा है, ठीक है, इसी के सामने एक बच्चा और खड़ा है, इसी के सामने एक और बच्चा खड़ा है। ठीक है, अब इन सब ने क्या किया है, सब ने अपना जो राइट हैंड है ना वो एक रस्सी को पकड़ रखा है, सब ने अपने लेफ्ट हैंड से एक दूसरी रस्सी को पकड़ रखा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है रेजिस्टर्स इन पैरेलल में। ठीक है, तो जब ये पैरेलल अरेंजमेंट में रहते हैं तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना अक्रॉस ऑल दीज रेजिस्टर्स दैट इज सेम, क्योंकि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ये दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, R2 के केस में ये दोनों पॉइंट का बीच का डिफरेंस है, Rn के केस में ये दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस है। तो बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर, लेकिन जो करंट है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं बात करूं कि R1 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, राइट, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा। सो I1 जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू V बाई R1। सिमिलरली अगर R2 की बात करूं, R3 की बात करूं, तो सबके थ्रू जो है अलग अलग करंट फ्लो करेगा। ठीक है, चलो ये भी सही, मतलब इसको लॉजिकली ऐसे भी समझ सकते हो कि चूंकि सारे रेजिस्टेंस की वैल्यूज अलग है तो वो कितना करंट अपने वाले आर्म के थ्रू फ्लो करने देगा वो भी अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब के अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो जब रेजिस्टर्स पैरेलल में अरेंज्ड है, लेट्स से हमारे पास 3 रेजिस्टर है R1, R2, R3, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज गिवन बाय 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो चलो अब देखेंगे कुछ सवाल, और अब हम बेसिकली देखेंगे कुछ ऐसे सर्किट्स जिनके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और हम बहुत सिंपल वाले सर्किट्स नहीं लेंगे क्योंकि वो तो आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो पहले सवाल में ये है सर्किट हमारा और मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब जहां आपने 3 रेजिस्टेंस देखा, अब पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। उससे भी पहले आपको ये समझना है कि वहां पर करंट फ्लो हो कैसे रहा है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि वो सीरीज में है या पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि ये एक 7 ओम और 5 ओम के रेजिस्टर्स हैं जो कनेक्टेड हैं, ये मेरे दोनों टर्मिनल्स हैं, लेट्स से A और B। ठीक है, लेकिन ये जो 4 ओम वाला रेजिस्टर है ना ये हवा में है, देखो इसका दूसरा साइड जो है ना मतलब ये हवा में लटका हुआ है। सो डू यू थिंक कि इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये तो मतलब इसका कोई एंड ही नहीं है,
राइट तो बेसिकली होगा क्या कि लेट्स से कि अगर इस 7 ओम वाले रेजिस्टर से आई करंट फ्लो कर रहा है, जैसे ही वो इस पॉइंट पर आएगा तो इधर 4 ओम वाले रेजिस्टर की तरफ कोई करंट नहीं जाएगा। तो क्या होगा, पूरा का पूरा आई करंट जो है वो इस 5 ओम के रेजिस्टर से होते हुए बी तक चला जाएगा। राइट तो इसका मतलब करंट कौन कौन से रेजिस्टर के थ्रू फ्लो किया, 7 ओम और 5 ओम, और दोनों के अक्रॉस सेम करंट फ्लो किया, विच मीन्स कि 7 ओम और 5 ओम ये जो दोनों रेजिस्टर है ये किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है दोनों के अक्रॉस। अच्छा 4 को मैंने इग्नोर ही मार दिया क्योंकि उसके थ्रू यार करंट फ्लो ही नहीं किया, तो उसको फालतू में क्यों इंक्लूड करना, राइट तो यहां पर जब मैं आर इक्विवेलेंट निकालूंगी तो मैं कौन कौन से रेजिस्टर का इक्विवेलेंट निकालूंगी, 7 ओम और 5 ओम। चूंकि ये सीरीज में है तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी, सो दैट इज 12 ओम। तो यानी कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 12 ओम्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम और देखेंगे। तो यहां पर भी एक सर्किट है और मुझे निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, तो यहां भी सबसे पहले देखेंगे करंट कैसे फ्लो कर रहा है। लेट अस सपोज यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, अब ये आई करंट फ्लो करते करते यहां पर पहुंचा, इस पॉइंट पर पहुंचा। अब देखो इसके साथ क्या होगा, इस करंट को दिख रहा है कि यार मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं चाहूं तो इधर से भी जा सकता हूं, मैं चाहूं तो इधर से भी जा सकता हूं, मैं चाहूं तो दोनों में बट भी सकता हूं थोड़ा थोड़ा। बट ये करंट यहाँ पर पहुंच कर, जब इस पॉइंट पर ये करंट पहुंच जाएगा तो वो यही सोचेगा कि यार अगर मैं इधर से जाता हूँ ना तो इधर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, एक 2K का रेजिस्टेंस है, फिर एक 4K का रेजिस्टेंस है। अगर मैं इधर से जाता हूँ तो इधर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो किधर से जाना चाहेगा वो। मतलब आपके पास अगर दो रास्ते हो, एक तरफ पूरा ट्रैफिक जैम है जो आपको जाने नहीं देना चाहता है, दूसरी तरफ बिल्कुल खाली रास्ता है, तो आप खाली रास्ते से जाओगे। तो करंट भी वही करेगा यार, यहाँ रेजिस्टर जो है करंट को अपोज करेगा, तो इसको जाना ही नहीं है इधर। तो करंट क्या करेगा, पूरा का पूरा जो करंट है ना वो मस्त इधर से चला जाएगा, क्योंकि इधर कोई भी रेजिस्टर नहीं है, कोई रुकावट है ही नहीं। तो पूरा का पूरा करंट यूं फ्लो करते हुए सीधा ऐसे फ्लो करते हुए यहां आ जाएगा। तो अब देखो ये जो करंट फ्लो किया, करंट का फ्लो करने का जो रूट था, उस रूट में कौन कौन से रेजिस्टर्स आए, ये 3K वाला रेजिस्टर आया और यहाँ पर ये 5K वाला रेजिस्टर आया। तो यानी कि दो ही रेजिस्टर का इन्वॉल्वमेंट था और दोनों रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो किया, राइट। तो मेरा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3K प्लस 5K, यानी कि 8K ओम्स। इतना हो जाएगा मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो ये जो बीच वाले जो रेजिस्टर्स थे 2K और 4K वाले, ये यहाँ पर क्या हो गए, इग्नोर हो गए, क्योंकि इनके थ्रू करंट ही फ्लो नहीं किया। करेक्ट, तो इसके थ्रू चूंकि करंट फ्लो नहीं किया तो इसीलिए हमने इसको काउंट नहीं किया। ठीक है, तो अगर चाहो तो इसको सोचने का एक और तरीका भी है कि ये जो दोनों रेजिस्टर थे ना 2K और 4K, ये एक तरीके से इधर जो जीरो रेजिस्टेंस है, यहां पर क्या रेजिस्टेंस है, जीरो, इसके साथ एक तरीके से समझो तो पैरेलल में थे। तो अगर इनका आप इक्विवेलेंट भी निकालते तभी भी कितना आता, आपका जीरो ही आता रेजिस्टेंस, राइट। बट जिस तरह से मैंने बताया करंट फ्लो के थ्रू, ऐसे ही आप समझो, क्योंकि दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। तो आपको अलग भी सर्किट्स रहेंगे तभी भी आप करंट फ्लो समझ के डिसाइड करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। तो यहाँ का मेरा सर्किट कुछ थोड़ा अलग सा दिख रहा है, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ एस जैसा 8 जैसा अजीब सा बना हुआ सर्किट है और मुझे बताना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सर्किट दिख रहा है थोड़ा वियर्ड, बट एक्चुअली दिस इज प्रिटी सिंपल। देखो क्या हो रहा है, मान लो अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है तो ये आई करंट इस रेजिस्टर से गया, उसके बाद यही करंट इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। तो बेसिकली इसको बस मैंने यूं समझो कि ये जो दो पॉइंट्स है ना, मेरे जो दो टर्मिनल्स हैं, एक तरीके से ऐसे समझो कि इनके बीच में 1 2 3 4 5 रेजिस्टर्स यूं स्ट्रेट लगे हुए हैं। उसी अरेंजमेंट को बस मैंने ऐसे घुमा घुमा के डिजाइन बना के ऐसा अरेंजमेंट बना दिया है। बट एक्चुअली में ये क्या है, इसका मतलब यही है कि ये 5 रेजिस्टर जो है वो इस तरीके से सीरीज में लगे हुए हैं। तो बताने की ज़रूरत है आगे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सबको जोड़ देंगे हम तो ये हो जाएगा 5R। चलो देखिए प्रॉब्लम नंबर 4।
अब यहाँ पर भी जो सर्किट है काफी मतलब डिजाइनदार सर्किट है। कैसे निकालेंगे हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि भाई करंट कैसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे इस सर्किट में अगर टोटल आई करंट घुसा इसके अंदर, ठीक है। अब चूंकि इस करंट के पास दो ऑप्शन है, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। किधर जाएगा? दोनों तरफ ये रेजिस्टेंस है, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, लेकिन तो ये भी वैसे ही करेगा। ठीक है, जिधर कम रेजिस्टेंस है उधर थोड़ा ज्यादा करंट चला जाएगा, जिधर ज्यादा रेजिस्टेंस है उधर थोड़ा कम करंट चला जाएगा। तो इसका मतलब दोनों तरफ डिफरेंट करंट्स जाएंगे, एक तरफ I1 एक तरफ I2। ठीक है, चला गया करंट। अब यहाँ पर I1 करंट पहुंचा, अब यही I1 करंट इधर भी गया, क्योंकि देखो रेजिस्टेंसेस इधर भी 1 ओम ही है, अभी इस तरीके से स्ट्रेट है लाइन मेरा, तो इधर भी I1 गया। यहाँ से I2 आ रहा था तो वो I2 इधर भी गया। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आकर इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, राइट, दोनों आ गए, दोनों आके जुड़ गए I1 प्लस I2। बट वापस से देखो इधर 1 ओम वाले रेजिस्टेंस है, ऊपर की तरफ सारे 1 ओम वाले रेजिस्टेंस है, करेक्ट। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ क्या होगा? अब यहां पर आने के बाद I1 प्लस I2 जुड़ गया। ठीक है, अब ये I1 प्लस I2 फिर से वापस बढ़ जाएगा दोनों ऊपर और नीचे की विंग में, और फिर से इस पॉइंट पर आकर मिलेगा, फिर से ऐसे। तो इस तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती रहेगी। तो इससे मुझे क्या पता चला करंट के डिस्ट्रीब्यूशन से कि यार देखो ऊपर के जो ये दो रेजिस्टर है ना, ये वाले 1 ओम और ये वाले 1 ओम, इनमें देखो हमेशा सेम करंट जा रहा है, यानी कि ये दोनों सीरीज पर है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस अरेंजमेंट को हम थोड़ा सा और सिंपल शब्दों में ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर एक 1 ओम है, इसके साथ सीरीज में एक और 1 ओम है। ठीक है, नीचे वाली साइड में क्या है? एक 2 ओम है, और इस 2 ओम, ये जो दोनों 2 ओम्स है ना, ये भी सीरीज में है, क्योंकि देखो दोनों में सेम करंट जा रहा है I2, तो यानी कि ये दोनों क्या है? सीरीज में है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है? वो लोग एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, और फिर यही सेम चीज 4 बार रिपीट हो रही है। देखो ये जो पार्ट है ना, फर्स्ट वाला पार्ट, ये सेम चीज 1 2 3 और 4 बार सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो यानी कि ऐसा ही मैं टोटल 4 बना लूंगी। ठीक है, जिसमें ऊपर के सारे रेजिस्टेंसेस कितने हैं? 1 ओम वाले हैं, नीचे के सारे रेजिस्टेंसेस कितने हैं? 2 ओम वाले हैं। ठीक है, अब देखो काफी आसान हो जाएगा इस डायग्राम के साथ। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये 1 ओम और 1 ओम सीरीज में है, राइट। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 ओम प्लस 1 ओम, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल 2 ओम रेजिस्टेंस। नीचे के ये दोनों भी सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 ओम प्लस 2 ओम, यानी कि टोटल 4 ओम। और ठीक इसी तरीके से सबके साथ होगा, ये दोनों मिल करके बना देंगे 2 ओम रेजिस्टेंस। उसी तरह नीचे ये दोनों मिल करके बना देंगे 4 ओम। यहाँ पर भी सेम होगा। तो इसका मतलब अब मेरा सर्किट सिंप्लीफाई होके क्या हो गया? अब कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पर एक 2 ओम है और यहाँ पर एक 4 ओम है, राइट। तो यहाँ पर एक 2 ओम है और यहाँ पर एक 4 ओम है, और ऐसा ही 4 बार रिपीट होगा। अब ये सारे सर्किट्स आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत है नहीं एग्जाम में, ये तो चूंकि हम शुरू में नया नया सीख रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम बिल्कुल ब्रेक डाउन करके समझ रहे हैं। जब एक बार आपको ये समझ आ जाएगा तो आप इनको बनाए बिना ही कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन में एटलीस्ट। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये 2 ओम और 4 ओम ये क्या है? क्या ये सीरीज में है ये दोनों? बिल्कुल नहीं, ये पैरेलल में है, क्योंकि इनके अक्रॉस करंट सेम फ्लो नहीं कर रहा था। याद है, ऊपर की तरफ जा रहा था I1, नीचे की तरफ जा रहा था I2, तो इनके अक्रॉस अलग करंट फ्लो कर रहे थे। तो ये क्या है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, राइट। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इन अ सिमिलर वे ये सारे जो हैं ये सारे क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो ये 2 ओम और 4 ओम वाले रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो चलो पैरेलल 2 और 4 ओम का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4, यानी कि R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/3 ओम्स। बट ये कौन सा R इक्विवेलेंट निकला? पूरे सर्किट का निकला क्या? नहीं, ये इक्विवेलेंट निकला इस वाले का, एक 2 ओम और 4 ओम रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो निकला। ठीक है, तो इसको हम इनफैक्ट REQ से डिनोट ना करके इसे हम डिनोट कर देते हैं R डैश से।
ठीक है। तो अब इस सर्किट को मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके ऐसे बना सकती हूँ कि ये जो 2 और 4 ओम है इनके बदले में मैं क्या लिख दूंगी, R डैश, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश है। उसी तरह से ये 2 और ये 4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी R डैश हो जाएगा, उसी तरीके से इनका भी हो जाएगा और उसी तरीके से चौथे वाले का भी हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, फाइनली अब मेरा जो सर्किट है ये कैसा दिख रहा है, तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें ये जो R डैश रेजिस्टेंसेस हैं ये किस तरह के कॉम्बिनेशन में है, साफ साफ सर्किट से ही पता चल रहा है कि ये सीरीज में है, राइट। तो इसका मतलब अब इस सर्किट का जो नेट R इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू R डैश प्लस R डैश प्लस R डैश प्लस R डैश, यानी कि 4 टाइम्स R डैश, यानी कि 4 इंटू 4/3 दैट इज इक्वल टू 16/3 ओम्स। तो ये 16/3 ओम्स जो है ये हो जाएगा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो बच्चा बाटे इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद आने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2, जिसके अंदर हम करने वाले हैं कवर कुछ धांसू टॉपिक्स जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, सेल्स एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल के ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जैसे बहुत सारे खतरनाक टॉपिक्स। तो सब कुछ होने वाला है सुपर डुपर इजी। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को तो देख ही लिया होगा पूरा, मुझे पूरी उम्मीद है। थोड़े बहुत इसके जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसको कर लो फटाफट से प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट अगर क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो कॉमेंट्स में लिख डालो कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर, और तब तक के लिए मैं लेकर आती हूँ अगला वीडियो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।